जय हिंद। एयरबस जो कंपनी है दुनिया में बड़े बड़े जहाजों को बनाती है। एयरबस A380 ये 4 इंजन का बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस कंपनी ने भारत के टाटा के साथ समझौता किया है। क्या होता है, 71 सैनिकों को ये अपने साथ लेकर जा सकता है और ये कहीं पे भी उन्हें ड्रॉप कर सकता है क्योंकि उसके पीछे रैंप लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ट्रिक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो है खान सर की। तो आप लोगों को पता है जैसा कि अभी पीएम मोदी ने गुजरात में जो है वो फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, जो जैसा कि आप लोगों को पता है जो C295 एयरक्राफ्ट जो इंडिया में मतलब यहाँ पे असेंबल या मैन्युफैक्चर जो भी होगा, तो पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन किया है गुजरात में। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे भी बहुत सारा ट्रेंड कर रहा था, न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारे ब्लॉगर ने अपनी वीडियोज भी बनाई थी। तो भाई आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं ये है खान सर की, और खान सर ने ये C295 के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था कि इसमें क्या-क्या है, डील कैसे हुई है और इस एयरक्राफ्ट की मतलब क्या-क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो खान सर कैसे एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को पता है। तो स्टार्ट करते हैं, और खान सर की ये वीडियो भाई एंड तक जरूर देखना, तभी C295 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल पाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। जय हिंद। एयरबस जो कंपनी है दुनिया में बड़े बड़े जहाजों को बनाती है। एयरबस A380 ये 4 इंजन का बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस कंपनी ने भारत के टाटा के साथ समझौता किया है अपने एक मल्टी रोल जहाज के लिए जिसका नाम है एयरबस C295। एयरबस C295 ये मिडिल क्लास का एक टर्बो प्रेप इंजन है। ये इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। ये कई काम आएगा। इसको एक एक करके हम समझते हैं ये किस काम में आ सकता है। ये छोटे साइज का होता है। 71 सैनिकों को ये अपने साथ लेकर जा सकता है और ये कहीं पे भी उन्हें ड्रॉप कर सकता है क्योंकि उसके पीछे रैंप लगा हुआ है। ये रैंप की सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर इसे जल्दी में जाना है, इसके ऊपर अटैक का डर है, तो ये रैंप गिरा के चलते रहता है और फौजी इसमें से कूदते रहते हैं, कूद जाते हैं सब, और ये बिना रुके फिर टेक ऑफ करके भाग जाता है। ये रैंप का काफी फायदा होता है क्योंकि उतरने के लिए काफी जगह होता है। अगर सीढ़ी लगा के उतारिएगा जैसे आम आदमी उतरता है तो फौजी नहीं उतर पाएंगे। साथ ही इसके रैंप से फायदा ये होता है कि एयर ड्रॉप करने में पैरासूट से किसी भी फौजियों को, पैरा कमांडोज वगैरह को ड्रॉप कराने के लिए पीछे रैंप का जरूरी है। रैंप ज्यादा जगह प्रोवाइड करेगा, एक साथ कई फौजी कूद सकते हैं, हवा में अंदर कूद सकते हैं। ये कई काम को कर सकता है। ये महज 700 मीटर के रनवे पे उतर सकता है और इतने छोटे रनवे पे उतरने के बाद इजीली रुक सकता है और छोटे रनवे पर टेक ऑफ भी कर लेता है। यही नहीं, विदाउट रनवे का ये खेत में भी उतर सकता है, बस जमीन बराबर रहना चाहिए और वहां से फिर टेक ऑफ भी कर लेगा। ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा तो फिर जाएगा कैसे, टेक ऑफ कर सकता है। ये कई सारे कामों में आ सकता है, इसके कई काम होते हैं। इसके लिए ये भारत सरकार ने अपने नेशनल हाईवे पर 28 ऐसे लोकेशन को सेलेक्ट किया है जहां पर ये उतर सकता है। तो नेशनल हाईवे पे ये ट्रांसपोर्ट, अब बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी नेशनल हाईवे पे नहीं उतर सकते, मीडियम क्लास का ही उतरेगा। तो इसे उतारा जा सकता है, इसे ट्राई भी किया जा सकता है कई एयरक्राफ्ट पे। अब जैसे जो भी हाईवे बने हैं उस पर क्या किया गया, एक एयर स्ट्रिप बना दी गई। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये एक एयर स्ट्रिप बनी हुई है, यहाँ पे जहाज लैंड कर जाएगा, लेकिन ट्रैफिक को रोकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, एक बाईपास साइड से सड़क दिया जाएगा, यहाँ से ट्रैफिक को इस साइड से निकाल दिया जाएगा, यहाँ की ट्रैफिक को इस साइड से निकाल दिया जाएगा, और ये जो बीच का एरिया है ये रिजर्व कर दिया जाएगा इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए। तो यहाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस एरिया में कोई नहीं आए और यहाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये हो गया हमारा चलता फिरता एक तो एयरपोर्ट हो गया, रेडी है एयरपोर्ट, और उस दौरान ट्रैफिक को इस रास्ते से हम लोग को क्या करना है, मूव कराना है, और इधर की ट्रैफिक को इस रास्ते से हम लोग को मूव कराना है। एयरबस C295 जो एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट बहुत ही लो स्पीड से उड़ता है। धीमे स्पीड से उड़ने के कारण इसमें से पैरा ड्रॉप कराना काफी इजी होता है। बहुत तेज जहाज उड़ेगी, पैरा ड्रॉप कराएंगे तो लोकेशन अलग हो जाएगी, जहां ड्रॉप कराना चाहिए वहां नहीं ड्रॉप कर पाएगा। दूसरा, ये बहुत ही कम हाइट पर उड़ता है। कम हाइट पर उड़ने से तो एक और फायदा होता है, ड्रॉप कराने में ईजी होता है। अगर पैरा ड्रॉपर बहुत ज्यादा हाइट से कूदेंगे तो फिर उनको गलत जगह ड्रॉप करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। कम ऊंचाई से कूदेंगे तो एक्यूरेट जगह कूदने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही कम हाइट पे होने की वजह से दुश्मन के जो रडार हैं वो उन दुश्मनों के रडारों से भी यह बच सकता है, दुश्मन के रडार नहीं पकड़ पाएंगे। इसमें टर्बो जेट इंजन, जो इतने बड़े बड़े इंजन होते हैं कमर्शियल एयरक्राफ्ट में, वो ना लगाकर इसमें फैन लगाया गया है, टर्बो प्रॉप बोलते हैं, इसका पंखी बाहर दिखता है, टर्बो प्रॉप। टर्बो प्रॉप जो होते हैं, ये जो इंजन होते हैं ये थोड़ा सा नॉइज ज्यादा करते हैं, ये बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं उड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा इनको लो हाइट पे रखना होता है। जितने हाइट पे ये जाएगा उतने हाइट पे ये नहीं जा सकता है। इनकी स्पीड बहुत ही धीमी, बहुत ज्यादा धीमी नहीं, इसके कंपेरेटिव में
20% इसकी स्पीड धीमी होती है, जिस वजह से बहुत लंबी दूरी से अगर इससे जाइएगा तो टाइम ज्यादा ले लेगा और थकान ज्यादा होगा। इसमें फ्यूल इसके तुलना में कम खर्च होता है, ये बहुत कम दूरी पर लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है, जबकि इसके लिए लैंडिंग के लिए ज्यादा जगह चाहिए टेक ऑफ के लिए। ये इसका मेंटेनेंस भी सस्ता होता है और इसकी कॉस्टिंग भी सस्ती होती है। तो जो हम लोग खरीद रहे हैं एयरबस 3295, वो एयरबस 3295 ये टर्बो प्रॉप इंजन वाला है, बाहर उसके पंखी निकले रहते हैं। ये अपने साथ 6 से 8 टन के लोड के सामान को लेकर आराम से उड़ सकता है, 1500 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक, यानी भारत को आर पार कर जाएगा, एक बार रिफ्यूल हो जाएगा। बीच में इसके फ्यूल खत्म भी हो जाते हैं तो ये मिड एयर रिफ्यूलिंग कर लेता है, हवा से ही दूसरे जहाज में, टैंकर जो जहाज होते हैं, ये टैंकर जो होता है ये क्या करता है, इसे मिड एयर रिफ्यूलिंग कर देता है, फिर से रिफ्यूलिंग हो गया, फिर से वहां से ये उड़ जाएगा 4000 किलोमीटर तक। तो इसके रेंज को मिड एयर रिफ्यूलिंग द्वारा इजीली बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसे कई रोल में लिया जा सकता है। इसके ऊपर हम लोग, जहाज यही रहेगा, एयरबस C295 ही रहेगा, C295 ये जहाज ही रहेगा। इसके ऊपर एक रडार लगा देंगे 360 डिग्री वाला, इसे हम लोग कहते हैं एवॉक्स। एवॉक्स का फुल फॉर्म होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये पहले ही बता देता है दुश्मन का जहाज कहां तक है। जैसे हमारा जो रडार है, ग्राउंड रडार, उसकी तो फिक्स है कि मान के चलिए हमने लगा दिया ग्राउंड रडार, वहां से वो 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर ही देख सकता है। लेकिन अगर उससे आगे दुश्मन है तो हमको अपने रडार को मूव करना पड़ेगा। तो रडार को लेके कैसे जाएंगे, तो उससे अच्छा ये मूवेबल रडार लगा दिया जाता है। इसके ऊपर ये 360 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड कर देता है, और इसके अंदर जो सीट होती है जहां पे आदमी बैठते हैं, उसमें मॉडिफाई करके कंट्रोल रूम बना दिया जाता है। ये लोग रडार के अंदर देखते हैं, अब पूरा कंट्रोल रूम में देख लेते हैं कहां कहां दुश्मन का जहाज है आराम से यहाँ पे। तो हम लोग जहां तक हमारा बॉर्डर है वहां तक तो हम रडार लगा देते हैं, उसके आगे देखना है तो हम इन एवॉक्स विमानों से देख सकते हैं। तो ये एवॉक्स सिस्टम बनाने की क्षमता हमारे पास है, उसे ले जाने वाला ये एयरक्राफ्ट का आना जरूरी था। तो इस एयरक्राफ्ट को हम लोग एवॉक्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसका कई रोल आगे भी देख सकते हैं, ये रेस्क्यू मिशन में भी काम आ सकता है। जैसे देखिएगा अफगानिस्तान से किसी को लाना है, या फिर ऐसे जगह जहां रनवे ही नहीं बना है, खेत हो तो जैसा पोजीशन है तो उतार दीजिए खेत में, रेस्क्यू ऑपरेशन करके वहां से लोगों को लाया जा सकता है। या उत्तराखंड जैसी स्थिति जहां बाढ़ या हमेशा आपदा आती रहती है, उस स्थिति में आपदा में भी लोगों को सामान ले जाने या फिर वहां से लोगों को रेस्क्यू करके आपदा में राहत सामग्री देने के भी काम आ सकता है ये सिंगल एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट की मदद से हम ट्रांसपोर्ट तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये रैंप पीछे होने की वजह से बड़े से बड़े कार्गो को इजीली इसमें ड्रॉप किया जा सकता है। इसके सीट उठा दीजिएगा तो खाली बन जाएगा, उसमें आप जीप रख दीजिए, देखिए एम्बुलेंस का गाड़ी को पूरा का पूरा इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जा सकता है। ये फायर फाइटिंग के भी काम आ सकता है। जंगलों में जो आग लग जाती है, ये एकदम भयानक आग लग जाती है जंगलों की आग में, तो जंगल की अगर आग नॉर्मल है तो उसे पानी से बुझा सकते हैं। ये टैंकर का भी इसका एक वेरिएंट है, इसे टैंकर में भी बदला जा सकता है, पानी से बुझा देगा। नहीं तो आजकल के जमाने में आग पानी से कौन बुझाता है, अब केमिकल आ गए हैं, केमिकल को छिड़क दीजिए, ये केमिकल जंगलों में पूरी तरह से छिड़क दीजिए, और जहां जहां केमिकल में आग पकड़ेगा ये दूसरे आग को बुझा देता है यहाँ पर। तो आजकल ये केमिकल का काम आता है। तो बड़े जंगलों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगल में 2019 में भयानक आग लग गए थे, तो उस समय ये फायर फाइटर प्लेन ही काम आए थे। तो हमारे पास इस तरह का कोई प्लेन नहीं है, इसमें मीडियम वाला ही कैटेगरी के काम आता है। और टर्बो प्रॉप, क्योंकि कम ऊंचाई पर टर्बो प्रॉप ही काम करता है, ज्यादा ऊंचाई रहनी चाहिए तब वो हम लोग टर्बो जेट वाले इंजन को लगाते हैं। ये खुद इसको हम मॉडिफाई करके, जहां पानी भरे थे फायर फाइटिंग के लिए, अगर वहां हम फ्यूल भर देते हैं तो ये हवा में दूसरे जहाजों को ईंधन दे सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए टैंकर का काम कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर भी इससे आके अपनी फ्यूल भर सकते हैं। जो दुश्मन फाइटर एयरक्राफ्ट है, लड़ाई कर रहे हैं, वापस लड़ के बेस पर आएंगे फ्यूल भरने के लिए, तो फिर जाएंगे तो पायलट भी थक जाएगा। उससे अच्छा तुम लड़ते रहो, फ्यूल खत्म हो गया, आओ हम तुमको भर देते हैं। तो पीछे से ये फाइटर को भी भर सकता है, एक साथ दो दो को भर देता है। और अपनी कैटेगरी का, जैसे देखिए ये खुद ही C295 है अपनी कैटेगरी का, और खुदे ले रहा है फ्यूल किससे, C295 से, अपने से। तो ये अपने पाटीदार को भी क्या कर देता है, दे देता है कि ले भैया, क्योंकि ये जो है टैंकर है, इसमें सीट उठ नहीं है, फ्यूल वाला है, और ये है ये किसी भी काम में ले आ सकता है। तो आप देखिए मल्टीपर्पज के काम में आया जा सकता है। इसका नेवल वेरिएंट भी है। नेवल वेरिएंट में आप देखेंगे ये टारपीडो लॉन्च कर सकता है। ये टारपीडो समुद्र के अंदर चल रही पनडुब्बियों को ब्लास्ट कर सकती है, हिट कर सकती है। साथ ही कोई शिप अगर ऊपर में है तो ये मिसाइल को भी अपने डायनेव से, विंग से मिसाइल को भी मार के किसी शिप को भी गिरा सकता है। कोस्ट गार्ड के पास भी इसका डिमांड ज्यादा है। कोस्ट गार्ड भी कह रही है हमें भी ये वाला एयरबस C295 चाहिए, क्योंकि इसके मदद से ये सर्विलांस कर सकते हैं। दुश्मन का कोई जहाज वगैरह तो नहीं है, कोई पानी वाली बोट नहीं है। आप याद कीजिए कि दुश्मन का जो अजमल कसाब था, इसे छोटी से बोट से इंडिया में एंट्री कर गया था। तो हम लोग के पास उस समय उतना बड़ा विमान नहीं था, इसे छोटा सा है डॉर्नियर विमान, ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तो इसको रिप्लेस कर देगा हमारा एयरबस C295। और इससे हम लोग ये भी देख लेंगे, कोई जहाज अगर आपदा में फंसा हुआ है तो वहां तुरंत पहुंच जाएगा। तो ऊपर से कम ये
बता तो देगा पिन पॉइंट लोकेशन की कहां जहाज डूब रहा है, ताकि वहां रेस्क्यू मिशन को आसानी से किया जा सके। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ ये अटैक में भी काम कर सकता है। किसकी से कम दूरी पर, देखिए अगर ज्यादा दूरी पर कोई काम करते हैं तो उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक, और कम दूरी पर करते हैं तो उसे कहते हैं टेक्टिकल। तो कम दूरी पर, ये ज्यादा दूरी तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका फ्यूल उतना 4000 किलोमीटर मारक क्षमता है, बहुत दूरी तो नहीं जा सकता है यहाँ पे इंडिया और उसके अगल बगल, मतलब भारत के जितने दुश्मन है उन लोग के लिए काफी है। बट इसको कहेंगे यहाँ से उड़ के एक ही बार में अमेरिका जाओ, नहीं जा सकता है। तो ये स्ट्रेटेजिक नहीं है, दूर नहीं जाता है, टेक्टिकल है। तो टेक्टिकल बॉम्बिंग के काम में आ सकता है। इसमें फ्यूल जहां से ये पानी गिरा रहा था, फायर फाइटिंग कर रहा था, वहां पे कारपेट बॉम्बिंग कर सकता है, टेक्टिकल बॉम्बिंग के काम में आ सकता है। साथ ही ये गनशिप में काम कर सकता है। गनशिप क्या होती है, किसी हवाई जहाज में तोप सेट कर दीजिए, देखिए यहाँ पर तोप लगा दिया गया है, कई ठो यहाँ पर तोप, मशीन गन तोप, दोनों ओर से क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। और ये क्या है कि टर्बो प्रॉप है। टर्बो प्रॉप होने की वजह से ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। अब ऊंचाई पर दुश्मन के ज्यादा काम नहीं आता है। मान के चलिए 2 किलोमीटर ऊंचाई पर दुश्मन का सारा हथियार गया, 2 किलोमीटर ऊंचाई पर कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि एक तो दुश्मन के हथियार को जाने के लिए ग्रेविटी का सामना करना पड़े, और ये मारेगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। तो ये गनशिप का भी काम कर सकता है, साथ ही टेक्टिकल बॉम्बर का भी काम लिया जा सकता है इससे। इसे एयरबस कंपनी और टाटा की कंपनी मिलकर बनाएगी। इस पर सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दिया है। 56 एयरक्राफ्ट जो है ये खरीदे जाएंगे। एयरबस नाम होगा उसका, एयरबस C295। ये एयरक्राफ्ट 56 की संख्या में खरीदे जाएंगे। लेकिन इस 56 में से 16 एयरक्राफ्ट एयरबस का जो स्पेन में फैक्ट्री है, तो स्पेन के फैक्ट्री में 4 सालों में डायरेक्ट वहां रेडी आएंगे और वहीं से उड़ कर आएंगे, जैसे राफेल आ रहा है। लेकिन बाकी बचे 40 जो है वो इंडिया में टाटा कंपनी बनाएगी। अब इसके लिए टाटा कंपनी जो है वो समझौता किया एयरबस से। इसमें टाटा का शेयर ज्यादा रहेगा, एयरबस का कम रहेगा। इससे भारत में इसके कारखाने लगेंगे। जब भारत में कारखाने लगेंगे तो यहाँ के इंजीनियरों को भी जहाज की टेक्नोलॉजी पता चलेगी। यहाँ के अलग अलग सप्लायर को यह पता चलेगा कि जहाज बनाने में बहुत सारी चीजों को लगता है। पेंट तो इंडिया की कंपनी बना सकती है, इसमें जो स्टील, एल्युमिनियम ये सब लगते हैं वो यहीं से लिया जा सकता है। तो धीरे धीरे कारखाने लगेंगे तो टेक्नोलॉजी आएगी। एक ही बार जहाज नहीं बनता, एक फ्यूजलार्ज बनेगा इसका बीच का हिस्सा, फिर इसके विंग्स बनेंगे, अलग अलग यूनिट्स में इसके बनाए जाते हैं। जब ये विंग्स बन जाएंगे तो इन्हें क्या किया जाता है, असेंबली लाइन में लाया जाता है। एक बार जब ये असेंबली हो जाती है, चेक हो जाता है, तो इसका एक प्रोडक्शन लाइन बना दिया जाता है। देखिए 1 2 3 4 एक साथ, एक इस साइड में 4 बन रहा है, 4 उस साइड बनेगा, तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन लाइन होता है। तो धीरे धीरे आने वाले 10 साल में भारत में इकोसिस्टम बनेगा, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन लाइन बनेगा। ये एयरबस जो है C295 ये एक जहाज नहीं, ये एक क्रांति लाएगा हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में, क्योंकि ये मिडिल कैटेगरी का है और इससे कई मल्टीटास्क किए जा सकते हैं। जहाज एक ही रहेगा, उससे कई काम को लिया जा सकता है। जैसे हम लोग कैसे खाने में चना, उससे आप हलवा बना सकते हैं, उसका भूजा बना सकते हैं, पीस के उसका सतुआ बना सकते हैं, पीस के पानी पी सकते हैं, उसको ऐसे भिगा के सुबह में खा सकते हैं, उसको नमक वमक छिड़क के खा सकते हैं, उसका नमकीन बना सकते हैं, कई काम कर सकते हैं सोचना उससे। उसी तरह ये भी है, समझिए इसके कई काम किया जा सकता है और ये इतना बेहतरीन है। तो आप कहेंगे कि टाटा कंपनी जब इससे समझौता हुआ है, भारत सरकार की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने केवल 56 एयरक्राफ्ट क्यों खरीदे हैं? बात समझिए ध्यान से। इन 56 को खरीदने में 20,000 करोड़ का खर्च आया। लेकिन जब टाटा कंपनी इसे बनाएगी तो इसे टाटा कंपनी 10 सालों के अंदर सीख लेगी, और जब टाटा कंपनी इसे बनाएगी तो टाटा कंपनी का समझौता के हिसाब से ये आप इंडिया में ही ऐसे ऐसे 150 एयरक्राफ्ट बनाएगी। अब समझिए 150 का जो खर्च आएगा वो 40 करोड़ आएगा 40,000 करोड़, और यहां पर 56 का ही खर्च कितना है, 20,000 करोड़। यानी खर्च को दुगुना कीजिए और जहाज आपको 3 गुना मिलेगा। तो इंडिया में बनने से ये फायदा है। दूसरा, इंडिया में रोजगार मिलेगा, इंडिया की करेंसी को मिलेगा, टाटा कंपनी आगे बढ़ेगी और यहीं से हम छोटे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट एयरबस से खरीदेगा तो उसको थोड़ा महंगा पड़ेगा, इंडिया से खरीदेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनने जा रहा है। और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत जरूरी होते हैं, केवल फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं होते हैं। अमेरिका ने दुनिया में जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, अमेरिकी एयरफोर्स का रीढ़ कहा जाता है F-16 फाइटर को, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जो पहुंचाने का काम, वो C-130 जे सुपर हरकुलियस जहाज होता है। ये भी टर्बो प्रैप है, बट इसमें 4 इंजन है। हम लोग जो खरीदे उसमें 2 इंजन है। तो ये दोनों जहाज अमेरिकी एयरफोर्स के रीढ़ है। भारतीय एयरफोर्स के रीढ़ सुखोई 30 जो जहाज है, ये फाइटर स्ट्राइकर में आ जाते हैं सब। अब इसका जो ट्रांसपोर्ट में जो मेन किरदार निभाएगा वो एयरबस C295 करेगा। तो ये दोनों भारत की रीढ़ हो गए, ये अमेरिका के रीढ़ हो गए। तो आप समझे कि ये एक जहाज दिखने में ही जहाज दिख रहा है, इसे कई तरह का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। एयरबस को भी नहीं पता होगा कि भारत वालों का चाल कितना आगे तक है। हम एक जहाज खरीदेंगे, उसका मेकअप वोकअप करके मॉडिफाई करके 75 ठो काम लेंगे उससे। आप क्या सोचते हैं, ये जरूरी था कि नहीं? भारत के लिए काफी लंबे समय से ये डील अटका
हुआ था। ये भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बहुत ज़बरदस्त और बहुत सारी नॉलेज बहुत ही कम टाइम में खान सर किस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा मैं तो यकीन करूँ इनका फ़ैन हूँ, यकीन करूँ। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से आती हूँ, मैं ये देख रही थी कि हमने काफ़ी दिनों बाद इनकी वीडियो देखी। बिल्कुल ऐसा ही है। काफ़ी गैप हो गया, तो मैंने आज देखा मज़ीद ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे, बिल्कुल ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक लग रहे हैं, मुझे पहले से ज़्यादा लग रहे हैं। और पता है आजकल मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में इनकी मोटिवेशनल वीडियोस बहुत मतलब वायरल हो रही हैं। मैं आप लोगों को मैं ये बात मैंने सोचा हुआ था। हाँ, लेकिन ये कि मैंने कई बार अभी मैं इस वक्त भूल चुका था, आपने याद दिला दी। तो ये हो रहा है, वाकई सही कह रही हैं आप। इनकी बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो एज ए मोटिवेशनल वीडियोस छोटे छोटे क्लिप्स की शक्ल में, यानी कि इन्होंने इंटरव्यू दिया या इन्होंने किसी से कोई बात की या किसी ने इनसे कोई तरक्की की राह पूछी। क्लिप देखा उसके अंदर सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, इस चीज को लेकर बड़ा वायरल किया गया है। कितने के लाइक्स हैं, कितने व्यूज, कितने मिलियन व्यूज हैं। पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैं। तो इनको एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बहुत पसंद किया। और आपने देखा कि इनकी अपनी ये बहुत जबरदस्त बात लगी है यार, लैंड करवाने वाला सीन। अच्छा ये चीज़ यार इन्होंने बिल्कुल सही बताई, जो रेडार सिस्टम है इसके ऊपर लगेगा आसानी से, इनको वाकई बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि रेडार सिस्टम इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बताया, उसकी जो जमीन के ऊपर जो होता है रेडार वो तो फिक्स होगा 200 या 400 किलोमीटर या 300 किलोमीटर, लेकिन ये एक चलता फिरता रेडार होगा इंडिया के पास, जहाँ पे जाएगा उससे ऑनवर्ड फिर जितना किलोमीटर है वो इनको पता लगता रहेगा। ये बहुत जबरदस्त बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। उसके साथ साथ मैंने देखा है कि ये बमबारी भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हर हैं। चीज कर सकते हैं। अगर आपकी जंगल में कहीं आग लगी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में लगती है या अमेज़न में लगती है, वहां जाकर ये केमिकल भी हसन। और सबसे मजे की बात, जबरदस्त बात यह है कि एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर देगा इंडिया के अंदर एयर जो है ना एयर बसेस बनाने के अंदर, क्योंकि पहले अभी तक एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर तैयार नहीं हो रहे इस तरह के पैसेंजर या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए। ये बहुत ही जो है ना बेनिफिशियल होने वाला है इंडिया के लिए, इंडियन इंजीनियर्स के लिए, इंडियन वर्कर्स के लिए। उनको इस टेक्नोलॉजी को सीखने का मौका मिलेगा इसको एडवांस। और उनकी इंडिया के लिए जो है खिदमात, जो उन्होंने खिदमात इंडिया की क्या कहते हैं कि इंडिया के लिए खिदमात दी अपनी, तो वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपनी शादी वगैरह भी नहीं की और कंट्री को जो है वो ऐसे ही चलाते गए। तो मंसूबा भी बड़ा अच्छा है कि सबसे पहले तो परचेज करो, और उसके अलावा एयरबस जो जहाज़ है वो बाय साइज भी हल्का है बाकी की निस्बत, और आसानी से जो है वो कहीं भी जा सकता है। और इस तरह है कि इस पे कॉस्ट कम आएगी। तो अब कॉस्टली थोड़ा ये सस्ता है, तो इसे बनाने में थोड़ा इंजीनियर खुलकर उन्हें पता चल जाएगा कि कैसे मॉडिफाइड किया जाता है, असल में इस तरह कैसे बनाया उनको जाता है। पता चलेगा कि जहाज कैसे बनता है। और वो सही बात है कि वो उनसे आइडिया लेके, क्योंकि सामान तो सारा टाटा का जो है वो पूरा हो जाएगा ना, इंडिया में ही बनाया जाएगा, उससे जॉब्स बढ़ेंगी और आगे जाके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो काफ़ी यूटिलिटी सुन के मैं हैरान हो गई, मतलब आई डिडंट थिंक अबाउट इन दैट वे। जैसे कि उन्होंने रेडार का भी बोला, और किसी भी तरह का मेकअप करके उसको कैसे भी यूज़ करेंगे, बढ़िया लगा मुझे। और सबसे बढ़िया बात मुझे इंडिजिनस डेवलपमेंट की लगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट वगैरह ऐसी हाई एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें बनाना आसान नहीं है। इसमें बहुत से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे स्टील कौन से ग्रेड की यूज़ होगी, कैसी होगी, वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उसके हिसाब से बनेगा। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम का जो क्या उसके एलॉय यूज़ होंगे या प्योर एल्यूमिनियम, या कैसे क्या होगा, वो एक मेटलर्जी का अलग कॉन्सेप्ट है। फिर टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी डिटेल में यार, मल्टीपर्पस सॉल्यूशन आने वाला, और वो इंडिया में सच्ची पहलगाम जाएगा। क्या बात है यार, प्राउड फील हो रहा है यार टाटा के साथ। यार टाटा बनाने वाला है, मतलब दिल की धड़कन, एयर बेस के साथ और मेरी एयरबस के साथ कंबाइन होके ना। प्लानिंग है अगली गाड़ी टाटा मतलब टाटा रेंज रोवर भी हो सकती है क्योंकि रेंज रोवर उसी के साथ टाइप है ना, टाइप है गाइस। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई मीन यस। और टाटा बहुत ही अमेजिंग काम कर रही है इंडिया के लिए, एंड रतन टाटा तो रियली मैन हैट्स ऑफ दैट पर्सन इज रियली जिसको हम बोल सकते हैं, मैं प्राउड होता है कि वो हमारे इंडिया में अच्छे हैं दिल के भी। मैंने इनके बारे में पढ़ा। এটা আসলে এয়ারক্রাফট এবং নাম যেহেতু যেহেতু টাইটেল যেহেতু সেহেতু এটা শরীর শুদ্ধ এবং এক্স্যাক্টলি পারফেক্ট ওয়ার্ডটা বলাই বেটার মনে করি একদম, যেহেতু নাম এত কষ্ট করে। আর আমি দেখছি যে এই
ভারত কিন্তু পুরা রত্নগর্ভা স্বর্ণগর্ভা বলে না, তাই হয়ে যাচ্ছে। এবং খুবই গর্বিত তারা যে এইসব তারা তাদের ভারতে তৈরি করছে এবং আর এত দ্রুত তারা ডেভেলপ একদম। আর করছে, টেকনোলজি এত সামনে এগিয়ে যাচ্ছে যে আমরা যা কখনো কল্পনাও করিনি তা এখন ভারতও তৈরি করছে। तो ये थी गाइस खान सर की वीडियो, और खान सर ने भाई कितने डिटेल से इसको डिस्क्राइब किया है, क्योंकि ये भी बहुत चर्चा में रहा था। ये मतलब पीछे एक वीडियो डाली भी थी प्रशांत धवन की, तो जिन्होंने इसके बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी वो ज़्यादातर बात उस टॉपिक पे की थी जो कि स्पेन और इंडिया के बीच में जो डील हुई है और कितने की डील हुई है, ये एयरक्राफ्ट जो है इंडिया में कितने बनने हैं, और इसका उद्घाटन अब हुआ है जाके। खान सर वीडियो पहले ही बनाए थे जब मेरे ख्याल से वही डील वगैरह हो रही थी इंडिया और स्पेन की, तो क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म जो है प्रोजेक्ट होते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म इसमें डिस्कस होती है, तब जाके कहीं फाइनल होती है डील। तो लेकिन खान सर ने ये चीज़ें पहले ही बताई थी कि इंडिया में ही बनेगा ये, और मतलब 40 के एयरक्राफ्ट 56 इंडिया शायद परचेज कर रहा है, जिसमें से अभी 5-6 एयरक्राफ्ट इंडिया यूज़ भी कर रहा है इनके C295 का। तो मेरे ख्याल से भाई करेक्ट नहीं हो शायद, लेकिन बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं वो 2031 तक जो है इंडिया को एयरफोर्स को मिल जाएंगे। तो भाई इससे एयरफोर्स और स्ट्रांग हो जाएगी, और ये मल्टी रोल मतलब जैसे मल्टी रोल तो भाई फाइटर जेट होते हैं, तो ये जैसे मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए इंडियन एयरफोर्स अपने अकॉर्डिंग इसको बिल्ड कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है और बना लेगी। तो भाई एयरफोर्स जो है स्ट्रांग होती रहे, और ऐसे और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं इंडिया में आए, इससे बहुत मतलब इंडिया को कुछ टेक्नोलॉजी जो है जिसमें थोड़ा होता पीछे है, तो उन चीज़ों का इनको भी नॉलेज हो, और ये आने वाले टाइम में मतलब कि 10-15 साल में इंडिया भी एक जैसे कहते हैं वेपन्स खुद बनाने लग जाए, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो, चाहे आर्मी के लिए हो, चाहे जिसके लिए। तो हालांकि शुरुआत हुई है, काफ़ी चीज़ें बन भी रही हैं इंडिया में। तो बाकी वीडियो खान सर का कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाकी C295 के बारे में आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle।